गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे 13 जुलाई का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज क्या है? अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश जो हुआ था उससे जुड़ी हुई है। एक जनरल इन्फो हमें होनी चाहिए कि क्या घटना आगे कैसे प्रोसीड हुई। तो आपको पता होगा कि एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो इसमें जितने सवार थे लगभग 200 से अधिक लोग, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब विमान की दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर जो मृतक थे उनके शरीर की पहचान नहीं हो पाई। तो इसके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की गई थी, मतलब डीएनए की जांच की गई थी और डीएनए की जांच करके तब जाके उनके जो संबंधी थे उनको उनका शरीर दिया गया। दूसरा, दुर्घटना की जांच के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स के बारे में हमें दो जानकारी कम से कम रखनी चाहिए। एक, इसका रंग क्या होता है, कलर क्या होता है। तो कलर होता है इसका नारंगी। दूसरा, काम कैसे करता है? ये क्या करता है? वॉइस रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट में जो कॉकपिट होती है वहाँ पर जो भी बातचीत होती है उसकी वॉइस रिकॉर्ड करता है, प्लस फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड करता है। जैसे कि फ्लाइट क्या स्पीड कितनी है, ऊंचाई कितनी थी, इंजन की स्थिति क्या है, जो भी ये चीज़ें ये रिकॉर्ड करता है, प्लस कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता है। इसी के बेसिस पर हम पता लगाते हैं दुर्घटना का कारण। एक बड़ा ब्रेक थ्रू होता है ये। तो इस घटना में भी ब्लैक बॉक्स मिल गया था, उसकी जांच हुई। किसने की जांच की? एक संस्था है जिसका नाम है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो जांच इन्होंने जो की उसमें क्या आया, जो भी आरंभिक जांच आई है, रिपोर्ट इन्होंने दी है। इसमें कहा गया जो फ्यूल को बंद कर दिया था, फ्यूल को बंद कर दिया गया था लास्ट मोमेंट पर। अभी तक यही न्यूज़ है, आगे जो भी होगा हम लोग देखेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर जो ज़रूरी है ब्लैक बॉक्स, उसका कलर, उसका काम और डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे हेल्प करती है लोगों को आइडेंटिफाई करने में। डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या होता है, एक कोई आपका रक्त संबंधी जो होता है, मतलब जो रिलेटिव होगा उसका ब्लड, और ब्लड या जो भी है शरीर का कोई भाग से तात्पर्य स्किन है या जो भी है, हेयर है, और जो डिसीज्ड है उसके बॉडी पार्ट का कोई अंग लेके दोनों का डीएनए मैच करते हैं।
तो ये हो गया फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़ है FGD %78 संयंत्रों को। हम लोग भी पढ़ रहे थे 10-15 दिन पहले न्यूज़ थी इसकी, तो अभी ये इसी पर बात हो रही थी कि इनको छूट दे दी जाए, तो अभी सरकार ने छूट दे दी है। ये क्या है, FGD क्या है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। FGD यूनिट बोलते हैं, एक डिवाइस होती है। काम क्या है इसका, ये कौन से संयंत्र इसको छूट दी गई, तो पहले तो ये संयंत्र TPP, थर्मल पावर प्लांट। ये यूनिट कहाँ लगाई जाएगी, ताप विद्युत संयंत्रों में। लगाई जाती है। ताप विद्युत संयंत्र आप जानते हैं, इनमें ईंधन प्रयोग करते हैं कौन सा, कोयला। तो कोयला जलाते हैं, जब कोयला जलता है तो उससे भाप बनाकर फिर हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो कोयला के जलने से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसमें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10, कार्बन, ये सब चीज़ें निकलती हैं और क्या होती हैं, वातावरण के लिए हानिकारक होती हैं। यहाँ क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है 2.5 ये जो है या 10 है, ये क्या है। जैसे ये दोनों में क्या होता है, कण का जो आकार होता है, उससे निकलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार मान लीजिए ये है। तो ये जो 2.5 लिखा वो ये डायमीटर दिखाता है, क्या दिखाता है, व्यास। व्यास का साइज बताता है कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, ये वायुमंडल में आती है। सारी गैसें लगभग हानिकारक होती हैं, ये जब वायुमंडल में आती है तो क्या करती है, वर्षा की बूंद से मिलती है, वर्षा प्लस SO2 मिलकर बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। वैसे ही NOx जब आता है वर्षा से मिलता है तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और वर्षा के साथ यह नीचे गिरता है, इसको बोलते हैं फिर एसिड रेन। और एसिड रेन जब गिरती है तो हमारी जो इमारतें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा हमारी जो झीलें होती हैं, मतलब जो वाटर बॉडी होती हैं, उनको नुकसान होता है। तो इसीलिए अब क्या विकल्प है, इसको रोकने के लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड ना निकले, या उस एक डिवाइस है उसका नाम है FGD, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए न्यूज़ में है, इसी को लगाने से छूट दे दी है सरकार ने, FGD को लगाने से छूट दी गई है। कारण, इनको लगाने का जो खर्च है, FGD एक महंगी डिवाइस है, और इनका खर्च करोड़ों में आता है, 1 आध करोड़ का आता है। इसलिए ये लोग लगा नहीं रहे थे, तो उन संयंत्रों को छूट दे दी गई है जो काफ़ी शहरों से जो दूर हैं उन पर छूट दी गई है। तो ये हो गया FGD का। थर्ड है
एक जनरल न्यूज़ है, ट्रम्प टैरिफ मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया वो टैरिफ तो ये घोषित कर रहे हैं रोज ही। इन्होंने अभी वर्बली कहा है कि 30% टैरिफ लगाएंगे। किस पर? मैक्सिको और ईयू पर, यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 देश हैं, पूरा एक ब्लॉक है, समूह है। तो इस पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। टैरिफ आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है? शुल्क, आयात शुल्क। मतलब ये कि ये मान लीजिए कि भारत है, ये अमेरिका है, यहाँ से जब सामान जाएगा मान लीजिए, तो इन्होंने 30% टैरिफ लगाया। ये मान लीजिए कि शूज़ हैं, 100 रुपये का शूज़ था, तो यहाँ पर इन्होंने 30% का टैरिफ लगाया। इसका मतलब है अमेरिका में वह शूज बिकेगा 130 की कास्ट पड़ेगी। टैरिफ का मतलब शुल्क। जब टैरिफ लगाया जाता है तो इसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है? दो चीज़ें हैं, इसका प्लस और माइनस। इसका नुकसान ये होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स लग गया तो वस्तु की कीमत बढ़ ही जाएगी, और वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वस्तु की जो प्रतिस्पर्धी होगी वो कम रह जाएगी। कम प्रतिस्पर्धी मतलब लोग कम खरीदेंगे। जैसे कि ये शूज़ है, अगर ये 100 रुपये में था तो कोई और शूज़ होगा जो 105 रुपये में होगा, तो कम्पिटिटिव है। लेकिन 100 और 130 कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो इसकी क्या होगी? बिक्री घट जाएगी। बिक्री घटेगी तो आयात घटेगा, और इससे क्या होगा नुकसान? जिस कंपनी की वस्तु है उसका नुकसान होगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा ना जब कोई खरीद नहीं रहा है। ये तो हो गया निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? उस देश पर प्रभाव क्या होगा? घरेलू जो वस्तुएं होंगी, जैसे अमेरिका है यहाँ पर, तो इसका लाभ अमेरिका को कैसे होगा? घरेलू वस्तुएं जो हैं रिलेटिवली क्या हो जाएंगी? सस्ती। अब 100 का सामान यहाँ 130 बिक रहा है, इनके जूते 110 रुपये बिक रहे हैं, तो लोग ये वाला प्रेफर करेंगे, 110 वाला। 130 वाला क्यों खरीदेंगे? तो घरेलू वस्तुएं तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा? घरेलू जो उद्योग हैं, घरेलू उद्योगों को समर्थन मिलेगा। इसका जो समर्थन मतलब प्रोत्साहन। अब इनके जूते बिकना शुरू हो जाएंगे तो इनके यहाँ इंडस्ट्री, जो उत्पादन बढ़ जाएगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। यही तो अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए होता है। जीडीपी बढ़ेगा। और एट द सेम टाइम जब आयात कम होगा तो यहाँ पर, ये तो जहाँ से आ रहा है उसका नुकसान हो गया, आयात कम होगा तो इसका लाभ इनको मिलेगा क्या? इनका जो डेफिसिट है, व्यापार घाटा, कम हो जाएगा। ये अमेरिका के लिए फ़ायदा है। और एक मुद्दा उसका यही है कि उसका अमेरिका का जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है वो अपना कम करना चाहता है। तो व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटा इक्वल टू आयात माइनस निर्यात। मतलब कितने रुपए का आयात किया, कितने का निर्यात किया है उस देश ने। हाँ, यहाँ कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा एक साल में कितनी वस्तुएं मंगाई गई? मान लीजिए कि 120 रुपये का मंगाया या बिलियन मंगाया,
और उसी वर्ष में इसने 80 रुपये का निर्यात किया। तो घाटा कितना हुआ? 40 रुपये बिलियन डॉलर, जो भी करना है। ये हो गया व्यापार घाटा। तो एक बड़ा इशू ये है ट्रंप का। नेक्स्ट है हिमार्स। ये क्या है? हिमार्स एक रॉकेट सिस्टम है जिसे ताइवान ने लगाया है अपने यहाँ, या खरीदा है अमेरिका से। फुल फॉर्म क्या है? हिमार हाईली मोबिलिटी, हाईली नहीं होगा, हाई होगा, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये हो गया हिमार्स, जो ताइवान ने खरीदा है अमेरिका से। तो इसमें क्या है? ये एक प्रकार से हथियार हैं। तो एक ताइवान छोटा सा देश है, वहाँ पर चीन का मूवमेंट रहता है, तो एक दबदबा बनाने के लिए बेसिकली है जो इन्होंने खरीदा है। जैसे हमारे पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं, वैसे ही। मिजोरम में रिफ्यूजीज क्राइसिस है, CRISIS। अब इसको हमें सिंपल शब्दों में एक समझना है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, यहाँ का जो पोर्शन है ये, तो इस तरफ आपका म्यांमार है यहाँ पर। तो इस दोनों देशों के बीच क्या होता है? ये साझा सीमा है। यहाँ पर मिजोरम सीमा साझा करता है। तो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट म्यांमार से सीमा साझा करता है। यहाँ पर जब सीमा साझा होती है तो दोनों तरफ का जो समूह है, नृजातीय समूह, उनकी क्या होती है? नृजातीय समूह, मतलब जो समुदाय निवास करते हैं दोनों समान होते हैं। तो इस वजह से ये बॉर्डर के आर पार आते जाते रहते हैं। और इनके लिए एक रिजीम है, बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR। इसके तहत इनको छूट होती है सीमा के आर पार जाने की। अब यहाँ पर जब संघर्ष हुआ म्यांमार में, तो क्या है, लोग आकर अपने जो संबंधी हैं मिजोरम में, वहाँ रुकना शुरू कर दिए हैं। म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजी, शरणार्थी। तो इससे क्या होगा? म्यांमार में जो है जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, वो भारत सरकार पर अल्टीमेटली दबाव आएगा, भारत पर या भारत के संसाधनों पर दबाव होगा। तो इसको कैसे हैंडल वहाँ पर किया जा रहा है, ये है ओवरऑल मुद्दा। यहाँ पर एक मुद्दा म्यांमार से भी आता है, रखाइन प्रोविंस से रोहिंग्या का मुद्दा भी आता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ से हैं, तो आप बता सकते हैं म्यांमार से हैं। और ये इनका धर्म क्या है? मूल रूप से ये मूल रूप से मुस्लिम समुदाय है। तो शरणार्थी की समस्या बेसिकली यहाँ पे इशू ये है। नेक्स्ट है गिनी गुणांक। आपने देखा होगा न्यूज़ में, जो इनइक्वलिटी के संदर्भ में था। तो हमें यहाँ ये एटलीस्ट पता हो कि होता क्या है। तो गिनी गुणांक क्या होता है? आर्थिक
असमानता नापने का तरीका है, माध्यम है। कैसे? इसका जो मेजर करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू होती है इसकी 0 से 1 के मध्य। तो जो 0 होता है वो दिखाता है समानता को और 1 दिखाता है असमानता को। मतलब ये, अगर ये स्केल लें, इधर 0 रखा जाए, इधर 1 है, तो यहाँ पर मान लीजिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड सो ऑन। तो जो 0.2 होगा यहाँ पर क्या होगी, समानता ज़्यादा होगी और इधर क्या होगी, असमानता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो 1 की तरफ है। ये सबसे अधिक समान है, ये सबसे अधिक असमान है 1। तो गिनी गुणांक से आर्थिक असमानता मापी जाती है। गरीबी का स्तर देखा जाता है, क्या है, इनकम इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता या बेहतर आय में विषमता। नेक्स्ट क्या है, एक है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन क्या है? डी डॉलराइजेशन शब्द बना है डॉलर से। डॉलर के बारे में क्या है, डॉलर एक मुद्रा है, यूएसए की, और इसका प्रयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़े पैमाने पर किया जाता है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब किया जाता है तो पेमेंट जो होता है, भुगतान, वो डॉलर में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भुगतान डॉलर में। तो इससे क्या है, अमेरिका की प्रभुता बनी है। प्रभुता का मतलब ये डोमिनेंस, यहाँ कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका का डोमिनेंस बना रहता है, प्रभाव। प्रभुता से बच्चा अमेरिका का प्रभाव रहता है। प्रभाव इन द सेंस, अगर वो किसी पर प्रतिबंध लगा दे तो उसका, अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो देश क्या होगा, व्यापार से अलग थलग हो जाता है। जैसे व्यापार से अलग थलग पड़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग थलग पड़ जाता है। जैसे अभी ईरान पर लगा हुआ है प्रतिबंध और रूस पर लगा हुआ है, तो ये लोग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इनको पेमेंट क्या डॉलर में नहीं हो पाता है, क्योंकि बैन लगा हुआ है उस पर, डॉलर, रूस पर। मुद्रा अमेरिका की है तो व्यापार नहीं कर सकते बाकी देश। तो ये डॉलर आप समझ गए। अभी इसको उल्टा समझिए बस। डी डॉलराइजेशन क्या है, डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का प्रयोग
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए करना। यही है डी डॉलराइजेशन। डी मतलब उल्टा हो जाएगा, डॉलर का प्रयोग नहीं होगा, कोई और मुद्रा प्रयोग करेगी। ये ब्रिक्स की जो बैठक हुई है अभी, उसमें इसको लेकर बात हुई थी। पिछली बैठक में भी कुछ बात हुई थी। कहाँ हुई है ब्रिक्स की बैठक? ब्राज़ील में, रियो में। इसमें कहा गया है, सिर्फ एक बात इसमें कही, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात की गई है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है, मतलब सीमा पार भुगतान, दैट इज अंतर्राष्ट्रीय भुगतान। इसी शब्द से ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप, धमकी दी है कि अगर कोई देश डॉलर को रिप्लेस करता है तो उस पर सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाएंगे। मतलब ये टैरिफ बढ़ेगा, प्रतिबंध तो लगाएंगे ही, टैरिफ भी बढ़ाने की धमकी दी है। तो ये डी डॉलराइजेशन है और उसका क्या होता है, क्या प्रभाव है। नेक्स्ट है भारत का गरीब। इनफॉर्मल क्रेडिट की ओर। ये रिपोर्ट आई है किसी की, हमें इसमें जो समझना है 2-3 बातें वो देख लेते हैं बस। क्रेडिट क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसको बोलते हैं साख, और हिंदी में समझना है इसको समझिए लोन, ऋण। जब बैंकों से हम लोग जो लोन लेते हैं, ऋण, उसको बोलते हैं क्रेडिट, कर्ज। अब लोन लेने के 2 तरीके हैं। एक होता है फॉर्मल लोन, संस्थागत ऋण। एक होता है इनफॉर्मल क्रेडिट, गैर संस्थागत ऋण। संस्थागत के तात्पर्य क्या होता है, किसी संस्था से आप ले रहे हैं, और जो संस्था से नहीं है वो गैर संस्थागत है। अभी मतलब संस्थागत से तात्पर्य और अच्छे समझना है व्यवहारिक भाषा में, तो आप समझिए कि जहाँ पर पेपर वर्क होता है। संस्थागत ऋण यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे होती है, कोऑपरेटिव बैंक, बैंक आपका कोई भी है, सरकारी बैंक हो, निजी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक है, आरआरबी बैंक है, इनसे आप लोन ले सकते हैं। तो ये जो ऋण होता है ये होता है संस्थागत ऋण। और गैर संस्थागत ऋण होता है जो आप अपने रिश्तेदारों से लेते हैं, जैसे अपने साहूकार से लिया, पहले लोग जमींदार से लेते थे, अभी भी कई जगहों पर प्रचलित है। अपने जो रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं। कई जगहों पर जहाँ पर जो किसान होते हैं वो जो अपना सामान बेचने आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, आड़तिया, आढ़ती से। तो ये सब स्रोत क्या हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट के स्रोत हैं, जो उधारी लेते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे किसान जो है, गरीब लोग, यहाँ विशेष रूप से केंद्र में क्या है, किसान या गरीब। प्रॉब्लम क्या है, जब संस्थागत से ऋण लेते हैं
तो यहाँ पर क्या होता है, ब्याज की दर जो होती है, ब्याज की दरें क्या होती हैं, कम होती हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें, ऋण यहाँ सस्ता मिलता है। दूसरा, अगर सरकार ऋण माफ करती है तो उसका लाभ मिलता है, और या अन्य कोई जो छूट मिलती है। और वहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ब्याज जो है, ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि ब्याज की दरें 8%, 10% चलता है। सरकार अगर देती है तो उसमें भी तो किसानों को तो 4% पर है। यहाँ पर 20% से 30-40% तक कुछ भी हो सकता है। और जब ब्याज की दर ज़्यादा होती है तो यहाँ ऋण क्या हो गया, ऋण मिलता है महंगा। और जब ऋण हो जाता है महंगा, किस्त चुका ही नहीं पा रहा, तो क्या होता है कि वो ऋण के जाल में फंस जाता है। मतलब एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना पड़ता है। किसानों की चर्चा मैं विशेष रूप से कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऋण के जाल में फंस जाता है और इस तरह से उसे अपने खेत या संपत्ति और कुछ है गिरवी हो जाती है, और वह अपने ही खेत से बेदखल हो जाता है। तो ये होता है इन फार्मर क्रेडिट का प्रभाव। इसीलिए सरकार प्रमोट कर रही है कि संस्थागत ऋण दिया जाना चाहिए, ये वाला ऋण। इससे क्या होगा कि ये स्थिति नहीं होगी जहाँ पर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, और सरकार जब चाहेगी तो उसको किसानों को उससे मुक्ति दे सकती है, उनका ऋण माफ़ कर सकती है, तो उसका लाभ किसानों को सीधे मिल जाएगा। प्लस अब जब अपने खेत से बेदखल हो जाएगा तो क्या होगा, कृषि प्रभावित होगी। एक वो व्यक्ति क्या हो गया, मजदूर, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो ये संस्थागत और गैर संस्थागत ऋण का फायदा और नुकसान है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।